Hello friends, I am Dilip Kumar. Welcome you all on my YouTube channel Kumar Dilip's English. Dear friends, as you know that I was teaching you last time past tense. In past tense, I taught you past indefinite and then past continuous. After studying these both tenses, today we are going to focus about past perfect Hindi sentences. How are the past perfect Hindi sentences translated? Today we will talk about the past perfect tense Hindi sentences. So, look here. दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस हिंदी का पहचान पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ आपको। हिंदी वाक्य के अंत में जब क्रियाएं चुका था, चुकी थी, चुके थे पर समाप्त हो, चाहे आथा, इथे, ये थे पर, तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम पर बनाते हैं। ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस कोई क्रिया आपने पास्ट में पूर्ण कर लिया था, कोई क्रिया पास्ट में हो चुकी थी, कोई क्रिया आपने कर लिया था, लेकिन किसी क्रिया को करने से पहले कोई क्रिया हो चुकी थी। ओरिजिनली यही भाव होता है इसका। जब आप हिंदी में सेंटेंस बोलते हैं कि फलाना काम कर चुका था, तो इसका तात्पर्य यही है कि आप ये कहना चाहते हैं कि किसी क्रिया को करने से पहले कोई क्रिया आप कर चुके थे। ठीक है, तो जरा ध्यान देंगे। इस टेंस की ये हेल्पिंग वर्ब है चुका था, चुकी थी, चुके थे। इंग्लिश में होता है हैड एक्शन थर्ड फॉर्म। हैड एक्शन थर्ड फॉर्म में हैड हेल्पिंग वर्ब है पूरे पास्ट परफेक्ट टेंस का। सिंगुलर हो तब, चाहे प्लूरल हो तब, दोनों के लिए बहुत सिंपल सा टेंस है ये आपका। ठीक है, दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। हैड सिंगुलर हो तब, चाहे प्लूरल हो तब। हमेशा की तरह फिर से मैं आपको बता दूं कि मैं आपको 3 प्रकार के हिंदी के सेंटेंस बनाना सिखाता हूं। एक यस नो टैग से क्वेश्चन करना, अर्थात हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन करना तब करते हैं जिसका उत्तर आपको यस या नो पर देना, इसलिए इसका नाम क्या है, यस नो टैग क्वेश्चन। दूसरा, जब हम इसके आंसर देते हैं तो आंसर देने का फॉर्मूला क्या कहता है, और जब हम निगेटिव में जवाब देते हैं तो निगेटिव बोलने का हमारा फॉर्मूला क्या कहता है। तो क्वेश्चन करने का फॉर्मूला है आपका कि क्या आप कोई कार्य कर चुके थे, क्या वे लोग कोई कार्य कर चुके थे, ऐसे हिंदी के सेंटेंस आएंगे तो हम वहां पर क्या के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैड, और तब जाके उसमें आया हुआ सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात करें, हैड सब्जेक्ट। देखिए, हैड सब्जेक्ट, कोई कार्य हो चुका था जहां पर भाव आता है, हम एक्शन के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर ये एक्शन किसी कर्म को लेकर आया होगा, ऑब्जेक्ट को लेकर आया होगा, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल दिखा दो इस पर। जैसे, क्या आप घर जा चुके थे, क्या आप घर जा चुके थे में क्या के लिए क्या लिखेंगे हम, हैड, आपके लिए सब्जेक्ट यू, और घर तो एक्शन है नहीं, जिस शब्द से किसी क्रिया को करने का बोध होता है उसे हम एक्शन कहते हैं। तो जाना, यहां पर जा चुके, हैड यू गॉन, हैड यू गॉन, GONE, क्या आप जा चुके थे, कहां, तो घर। हैड यू गॉन होम, ठीक है, क्या आप घर जा चुके थे, यह एक एडवर्बियल है। ठीक है, हैड यू गॉन होम, क्या आप घर जा चुके थे। अब ऐसे क्वेश्चनों का जब हम आंसर देते हैं तो आप आंसर देते समय भाव क्या ले लेते हैं, जी हाँ, मैं घर जा चुका था। तो आंसर देने का फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, मैं बोला आपने, मैं माने सब्जेक्ट, इसका आंसर क्या देते कि मैं घर जा चुका था, तो मैं माने सब्जेक्ट, जा चुका था सब्जेक्ट प्लस हैड, सब्जेक्ट रख देंगे पहले, फिर हैड, सब्जेक्ट हैड, जाना का गॉन, सब्जेक्ट हैड गॉन, सब्जेक्ट जा चुका था, सॉरी, सब्जेक्ट हैड एक्शन थर्ड फॉर्म, प्लस यदि वह ऑब्जेक्ट लेके आएगा तो हम एक्शन के बाद में लिखते हैं। हमेशा ऑब्जेक्ट एक्शन के बाद रखा जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट हैड गॉन होम, तो सेंटेंस था कि क्या वह घर जा चुका था, हैड ही गॉन होम, तो जवाब हो जाएगा ही हैड गॉन होम, वह घर जा चुका था। ठीक है,
अब आइए आंसर नेगेटिव में, यदि आपको मान लिया कि वो नहीं जा चुका था तो आप जबरदस्ती नहीं कहेंगे भाई आप यही बोले होते हैं कि नहीं सर गलत बात है, वह घर नहीं जा चुका था। ये जितने सेंटेंस बोल रहा हूं ये सब इनकम्प्लीट है, इसमें दो तरह के वाक्य आएंगे, मेरे वहां जाने से पहले वह जा चुका था या उसके आने से पहले वह जा चुका था। ये हिंदी इस पर जाके पूर्ण होता है, उसमें से एक पार्ट में आपको बता रहा हूं कि कोई क्रिया पूर्ण हो चुकी थी पास्ट में तो उसको बनाने का रूल बस क्या होता है उसको समझ लीजिए, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो कहीं फंस जाएंगे आप, दिक्कत हो जाएगा। तो आपको कहना है कि मैं कोई क्रिया नहीं कर चुका था, तो नेगेटिव में सेंटेंस हो जाएगा सब्जेक्ट हैड नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट हैड नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोई क्रिया नहीं कर चुका था। ठीक है, मैंने कहना हो आपको कि वह घर नहीं जा चुका था तो नेगेटिव में हो जाएगा ही हैड नॉट गॉन होम, ही हैड नॉट गॉन होम, वह घर नहीं जा चुका था। ठीक है, इस तरह से ये, अब ये सिंगुलर के लिए मैंने एग्जांपल देके दिखाया, यदि किसी प्लूरल को दिखाऊं कि क्या वे लोग स्कूल जा चुके थे तो हो जाएगा हैड, दे हैड सब्जेक्ट दे और जाना गन गन, गो वेंट गन, हमेशा थर्ड फॉर्म चाहिए, मैंने पहले ही कहा। हैड दे गन होम, हैड दे गन होम, क्वेश्चन मार्क, जवाब देंगे कि हाँ वे लोग घर जा चुके थे तो हो जाएगा दे हैड, हमेशा बस सब्जेक्ट को पहले कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाद जवाब देते समय चाहे नेगेटिव में, दे हैड गन होम, नेगेटिव बोलेंगे तो हो जाएगा दे हैड नॉट गन होम, दे हैड नॉट गन होम, वे लोग घर नहीं जा चुके थे, दे हैड नॉट गन होम। ओके, तो ये मैंने आपको बताया कैसे सिंगुलर और प्लूरल पर ये फॉर्मूला वर्क करता है। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे, सेंटेंस कभी कभार का आपके सामने ऐसा आ जाएगा कि मेरे भाई के घर पहुंचने से पहले पापा आ चुके थे, या मेरे घर पहुंचने से पहले पापा आ चुके थे, तो जो कार्य पहले हो चुका था उसको हेड पर बनाते हैं और दूसरे कार्य को हम बनाते हैं बिफोर के बाद रख के पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम पर, अर्थात डिड प्लस एक्शन के नियम पर। सीधी सी बात है, जो हो चुका था उसको पहले बनाइए हेड के नियम पर, और पहले के लिए बिफोर लगा के अगर दूसरी क्रिया हुई है तो उस क्रिया को पास्ट इंडेफिनिट के नियम पर बनाएंगे। कोई क्रिया ना हो कि बस ऐसे कह दिया जाए कि मेरे पार्टी से पहले बारिश हो चुकी थी, अब यही कह दूं कि पार्टी शुरू होने से पहले, तो शब्द में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। जैसे ही कहें किसी क्रिया को होने से पहले जब कह देंगे तो वहां पर हमको उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम पर लेके जाना पड़ेगा। तो थोड़ा ये नोट देने योग्य बात है, जरा ध्यान देंगे इसको कि किसी क्रिया को जब यहां पर हिंदी ऐसे आए कि मेरे घर पहुंचने से पहले पापा आ चुके थे, मेरे घर पहुंचने से पहले पापा आ चुके थे, तो पहले कौन सी क्रिया हो चुकी थी? पापा के आने की। तो हम उसको बनाएंगे कि माय फादर, ठीक है, चुके थे लगाए से, माय फादर हैड कम, माय फादर हैड कम बिफोर, क्या मेरे घर पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच्ड होम, बिफोर आई रीच्ड होम। ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन के व्यू से ये सेंटेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में आपका टेट और सी टेट में इसी पर सेंटेंस आया हुआ था। इसमें
ये वाला पार्ट बिल्कुल करेक्ट रख के ये वाले पार्ट को गलत कर सकता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या रूल होता है। ये रूल ध्यान देने योग्य बात है। इस वर्ष अभी मैं बता रहा हूं आपको कि यूपी टेट में ये आपका क्वेश्चन आ चुका है कि पहले इस पार्ट को सही रखा, लेकिन दूसरे पार्ट जहां पर आई रिच्ड होम मैं लिखा हूं वहां पर सेंटेंस को किसी दूसरे रूल के माध्यम से या सीधा लिख दिया वहां पर कि आई रीच होम या आई वॉज रीचिंग होम, कुछ भी रख देगा यहाँ पर, सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये रूल होता है कि इस प्रकार के सेंटेंस में जो कार्य हो चुका था उसको हैड के नियम से बनाते हैं और दूसरे वाले को देख के नहीं पता चलेगा कि वो डिड के नियम पर है कि नहीं। भैया पहले ही बता रहा हूं आपको, ये घटनाक्रम आपको याद रखना पड़ेगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस से किसी क्रिया को पूर्ण होने से पहले किसी क्रिया को पूर्ण हो जाना है, किसी कोई क्रिया हो जाना है जहां पर ऐसा भाव आता है तो जो क्रिया हो जाती है या जो क्रिया हो चुकी थी ऐसा भाव आता है उसको बनाते हैं हैड एक्शन थर्ड फॉर्म के नियम से, और जो क्रिया के करने से पहले की बात कर रहे हो उसको बनाते हैं सेकेंड फॉर्म के नियम से, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम से। आप इसी पर सेट करके लाखों सेंटेंस बना सकते हैं कि उसके आने से पहले मैं आ चुका था, आई हैड कम बिफोर ही केम। समझ रहे हैं? कोई भी क्रिया हो सकती है, सेंटेंस कैसा भी हो सकता है। इससे इसी पर सेट करके आप और बड़े बड़े रख सकते हैं सेंटेंस। बनाने का बिल्कुल रूल एकदम ऐसा ही होगा। ठीक है, इसको फोकस जरूर करिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन में यहाँ से एक पॉइंट रखता है। अगर मैं यहाँ पर हटा के कुछ लिख दूं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या होगा जब तक जानेंगे नहीं। तो ये नियम आपको जानना पड़ता है कि ये क्या लेता है अपने बाद में। ये अपने बाद में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही क्या लेता है, सेंटेंस लेता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब कुछ एक्शंस दे दे रहा हूं, आप उसको बनाइएगा। तो हमेशा की तरह आप अंतिम पेज पर बनाते होंगे तो आप लिख लीजिएगा फर्स्ट फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे स्टडी स्टडीड ध्यान दीजिएगा, स्टडी में जब ईडी जोड़ते हैं तो वाई को आई में बदल दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है ये बात की बात है, फिर भी बता दे रहा हूं मैं आपको। जिस एक्शन के अंत में वाई हो और उसके पहले कोई कंसोनेंट साउंड हो या कोई कंसोनेंट लेटर हो तो हम वाई को आई में बदल के ईडी जोड़ते हैं। यही क्रिया चलेगी, आप ये एस लगाते समय भी होगा। जिस एक्शन के अंत में वाई हो और अगर उसमें आपको ईएस लगाना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो वाई को आई में बदल के तब ईएस जोड़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे, हर जगह नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा। जिस क्रिया के अंत में वाई हो उसके पहले कोई कंसोनेंट हो तब ऐसा होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका रीच होम, REACHED reached, थर्ड फॉर्म भी होगा reached। इनवाइट दे दिया था शायद मैंने, आज एक्शन ले लीजिए। स्टडी रीच, चलिए मीट ले लीजिए, MEET मीट डॉक्टर, मेट मीट डॉक्टर, डॉक्टर से मिलना, मेट डॉक्टर, डॉक्टर से मिला, मेट डॉक्टर, डॉक्टर से मिल चुका। इसमें आए जितने एक्शन है उसका चुका चुकी चुके पर आप भाव निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका TREAT ट्रीट, PATIENT पेशेंट, ट्रीट पेशेंट, TREATED ट्रीटेड, थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, ट्रीटेड। नेक्स्ट लिख देंगे टीच स्टूडेंट्स, TAUGHT टाट, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा TAUGHT टाट, टीच टाट टाट। ध्यान देंगे, ये मैंने एक्शन दिया, सेंटेंस की सेटिंग आपको करनी होगी। एक एक्शन लीजिएगा जो अभी नोट वाले ध्यान देने वाले पर जो सेंटेंस बनाया हूं,
और बाकी सब विचार की सहायता से आप एक क्वेश्चन, फिर दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव पर बनाइएगा। लेकिन एक को जरूर लीजिएगा कि उसके आने से पहले कोई क्रिया हो चुकी थी, ऐसा भाव लेके एक सेंटेंस जरूर बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे।